आज हम मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। ध्यान रहे कि यूपीएससी के या अन्य परीक्षाओं में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद जो 21 है, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आता है। 90% प्रश्न अब तक जो आता है यहीं से आया। यहाँ तक कि लगभग हर साल यहाँ से एक प्रश्न यूपीएससी में आ जाता है। यदि इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो उससे उत्तर करना आसान हो जाएगा। साथ ही ये करंट के साथ जुड़ा होता है, तो ये बुनियादी समझ हुए बिना आप इससे आए हुए प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जो है सभी नागरिकों को 6 अधिकार देता है। एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और न्याययुत सम्मेलन का अधिकार, संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज़ संचरण का अधिकार, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार या निवास करने का अधिकार, आप कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार, ये 6 अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। एक और भी संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम एक एक अनुच्छेद 19 के भाग के रूप में देखते हैं 6 अधिकार के बारे में। तो 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, अपने मत व्यक्त करने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामलों को स्वतंत्रता व्यक्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और भी विस्तार किया है। उसमें कहा है कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी भी तरह के मीडिया को प्रसारित करने का अधिकार, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है सरकार का, इसका मतलब यही हुआ। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन इसमें हड़ताल शामिल नहीं है। राज्य वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगाने का आधार जो है वो पहला है भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता आदि। इन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। अब हम अनुच्छेद 19(2) बात करते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता के बारे में। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें जैसे कि सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है एवं प्रदर्शन करने का अधिकार है। ध्यान रहे ये केवल सार्वजनिक भूमि पर और बिना हथियार के किया जा सकता है, और यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। ध्यान रहे फिर से एक बार दोहराया गया कि हड़ताल का अधिकार शामिल इसमें नहीं है। राज्य भी इन पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक तो भारत की एकता अखंडता और दूसरा सार्वजनिक आदेश, जिसमें यातायात नियंत्रण शामिल है। आप प्राय सुनते होंगे सीआरपीसी की धारा 144, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश जो है किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, ठीक है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं पर्व त्योहार में लगता है। धारा 141 सीआरपीसी की जो है धारा, इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों पर गैरकानूनी संगठन हो सकता है, जैसे कि इससे किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो जाए, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैरकानूनी काम के लिए दबाव बनाया जा रहा हो, सरकार या उसके कर्मचारी उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाए जा रहे हो, ठीक है, तो इन आधारों पर रोक सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 जो है संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसमें सभी नागरिकों को सभा, संघ
या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। और इसके अंतर्गत शामिल है जैसे कि कोई राजनीतिक दल बना सकता है, कोई कंपनी बना सकता है, कोई साझा फर्म बना सकता है, समितियां बना सकता है, क्लब बना सकता है, संगठन बना सकता है, व्यापारिक संगठन बना सकता है या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार है। यह न केवल संघ या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यह संगम या संघ बनाने में उसमें शामिल लोग होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। राज्य इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उसका आधार है भारत की एकता और संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। नागरिकों को जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून संबद्ध उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी संगम की स्वीकार्यता का मूल अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई संगठन बनाता है लेकिन वो उसको स्वीकारी हो कोई, ये जरूरी नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने श्रम संगठनों को जो है मोलभाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने के अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 19(4) की बात करते हैं, आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। यह नागरिकों को किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार देता है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता देता है। यह सभी नागरिकों के लिए है। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है। इस पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। पहला कि आम लोगों का हित और दूसरा किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या उनके हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जाता है ताकि उनका शोषण होने से रोका जा सके। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया है कि वेश्या के संचरण को सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया था। ध्यान रहे कि संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। एक जो 19 जो भारत के अंदर की निर्बाध आबाद गति से संचरण करने का अधिकार देता है और एक जो अनुच्छेद 21 के तहत है जिसमें विदेश घूमने का अधिकार है। 21 जो कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 19(5) पर देखते हैं तो यह निवास का अधिकार देता है। देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार देता है। इसमें एक तो है कि वो अस्थायी रूप से बस सकता है या रह सकता है और दूसरा है कि एक तो वहाँ पे घर बना के अस्थायी रूप से बस सकता है। तो ये दोनों अधिकार देता है। लेकिन इस पर भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो इससे पहले जस्ट हमने देखा था निर्बाध आबाद गति से जो संचरण पर। इसमें विशेष रूप से आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजातियों के हित। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, उनकी भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि आदिवासी जनजाति अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु अपने रिवाज और नियम के लिए कानून बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में फिर उसी प्रकार से जैसे कि वेश्या और पेशेवर अपराधी को संचरण पर प्रतिबंध लगाया। अनुच्छेद 19(6) अंतिम में क्या बोलता है कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा को अपनाने या व्यापार शुरू करने का अधिकार देता है। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वाह के लिए जो आय से संबंधित है। राज्य जो है सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, चाहे वो तो किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है या किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। अब हम अनुच्छेद 20 पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 20 जो कहता है कि अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, ठीक है,
कोई अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, ठीक है, या कंपनी या परिषद के कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस संबंध में जो है 3 व्यवस्थाएं दी गई है संविधान में। एक है कि कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध को जब वो करता है तो जिस समय वो अपराध करता है उसी समय के अनुसार जो अपराध उसमें, यदि कोई वो अपराध है उस समय के लिए, तो ही उसको दोषी ठहराया जाएगा, और साथ ही दोषी ठहराने के समय में उसको उतना ही सज़ा मिलेगा जितनी सज़ा जिस समय उन्होंने अपराध किया था उस समय था। मान लीजिए 2 साल पहले जो एक अपराध किया और आज वही अपराध जो करने के लिए उसकी सज़ा या तो बढ़ गई या उसे मान लीजिए माफ़ कर दिया गया या फिर उसे बढ़ा दिया गया, तो कहने का मतलब है कि जिस समय उन्होंने अपराध किया था उसी समय के अनुसार उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसी हिसाब से उस समय जो सज़ा था उससे ज़्यादा सज़ा उसे नहीं दिया जाएगा। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तीसरा है स्व-अभिशंसन नहीं, मतलब कि किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त है ना उसको स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। अब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं जो सबसे ब्रॉड है, विस्तृत है, क्योंकि यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है मतलब जीवन भी है और उसमें शरीर भी है और दोनों की स्वतंत्रता की बात। तो ये चूँकि समय के साथ ये बदलते रहता है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे शरीर और जीवन के लिए क्या स्वतंत्रता के क्या आयाम जुड़ेंगे वो कोई नहीं कर सकता, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें समय समय पर इसका विस्तार करते रहता है, इसकी व्याख्या करते रहता है। इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न मूल अधिकार से आया हुआ है। तो इसमें घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 को प्रसिद्ध गोपालन मामले में 1950 में उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या किया। इसमें व्यवस्था किया कि 21 जो है सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इस पर हम कभी अनुच्छेद 21 पर अलग से हम एक वीडियो बना करके विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल बेसिक समझते हैं। मतलब कि इसका ये हुआ कि राज्य यदि चाहे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब अनुच्छेद 21 की जो व्यक्ति है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ना कि अमेरिका के संविधान में जैसे कि विधि की विधिवत प्रक्रिया है उससे भिन्न है। ये मुख्य परीक्षा में पूछा भी गया है कि ये दोनों क्या है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की विधिवत प्रक्रिया क्या है। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की मतलब जो भी कानून है या जो संसद बनाएगा उसी पर निर्णय होगा, और विधि की विधिवत प्रक्रिया मतलब कानून बनाने में उसके इंटेंशन को भी देखा जाता है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। ये थोड़ा सा संकीर्ण व्याख्या हो गई, आगे देखते हैं। लेकिन मेनका गांधी मामले में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने जो गोपालन मामले में अपने फैसले को दिया था उसको पूरी तरह से पलट दिया। अब बोला सुरक्षा केवल मनमानी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं मिलेगा, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी मिलेगा। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि प्राण के अधिकार को शरीर के बंधनों से नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और जुड़े अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया। इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या किया और उसमें बहुत सारे अधिकारों को जोड़ा। आइए देखते हैं। इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, इसमें यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम वर्ग निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये तो ऑलरेडी अनुच्छेद एक अलग मूल अधिकार बन चुका है। 21A में अभी देखते हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद रहने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज नहीं मिलने का अधिकार, ठीक है, राज्य के बाहर जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और समर्पण व्यवहार का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, और इसके अलावा सूचना का अधिकार जो आरटीआई एक्ट के बाद में बना, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, बिजली का अधिकार, ये सारे अधिकार को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 को, जो इसी सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या के कारण इसे बाद में संविधान के अनुच्छेद 21 को में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 को में घोषणा की गई है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह व्यवस्था केवल जो है आवश्यक शिक्षा के लिए एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 को जो जोड़ा गया, इससे पीछे एक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद जो 45 था उसमें ऑलरेडी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लेकिन निदेशक तत्व जो है वो कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, केवल वो राज्य को एक निर्देश था। तो इसीलिए उसमें अब कुछ उसकी भाषा को चेंज किया गया और उसमें कहा गया कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। ठीक है, और इसी के अनुपालन में अनुच्छेद 21A जो है संसद ने बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, आरटी अधिनियम 2009 में पारित किया। इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं हमारी परीक्षा में, पीटी में भी। अब हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग है निवारक हिरासत। अभी दोनों को देखते हैं। तो पहले भाग में व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है उनके लिए अधिकार, हम लोग आमतौर पर सुनते हैं ना कि कोई किसी को अरेस्ट कर लेता है, उसे उठा के ले जाता है सिंपल छोटे मोटे कानून पर पूछताछ के लिए, तो वो उसकी बात कर रहा है साधारण कानून के तहत, जिसमें जो सज़ा नहीं सुनाया गया है, केवल डिटेंशन किया है। तो उसमें क्या है कि गिरफ्तार करने के आधार की सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतीक्षा कराने का अधिकार, दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे में जो है ना यात्रा के समय निकल पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध किए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। ये उसका जो पहला भाग है जो साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, ये है। इसका दूसरा भाग कहता है कि उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंदर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले साधारण कानून के तहत था और वो विदेशियों को प्राप्त नहीं था, और इसमें नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार मतलब कि जिसको कोर्ट ने सज़ा सुना चुका है, जिसको सज़ा दे चुका है, या जो व्यक्ति अपनी सज़ा कबूल कर चुका है, उसके बारे में ये सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति की जो हिरासत है 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताएगा। ठीक है, बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होंगे। निरोध का आधार जो है संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि क्यों उसको निरोध किया गया है। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो निरोध के विरुद्ध अपने आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। ठीक है, इसके लिए सरकार ने कई कानून भी बनाया है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून, पोटा, ठीक है, और भी कानून है जो
जैसे कि रासुका और टाडा, जो वो भी सब बंद कर दिया गया है। इन सब कानूनों के तहत जो है निवारक कानून है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो लोकतांत्रिक देश हो, जो अच्छे लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ संविधान के इस तरह के आंतरिक भाग में जो है निरोध और निवारण संबंधी कानून की व्यवस्था दी गई है। अमेरिका और ब्रिटेन तक में नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने ये भारत को दिया है, वहाँ खुद नहीं है।